नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल VR1 और आज मेरे साथ हैं VR1 चैनल के एडिटर इन चीफ ब्रिगेडियर प्रोफेसर विजय सागर धीमान, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के साथ साथ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के भी जानकार हैं और प्रमुख टीवी कमेंटेटर भी हैं। आज देश का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आर्मी को अब पूरी तरीके से थिएटर कमांड के अंदर डालना है, आर्मी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना है। बातें तो ये काफ़ी वक्त से चल रही थी, लेकिन अब इस पर सुदृढ़ता आई है। कहा गया है कि अब इसे करना ही है। इस स्ट्रक्चर में बहुत कुछ बदलाव होगा, आर्मी के स्ट्रक्चर का बहुत कुछ बदलाव होगा। इसके फायदे होंगे या नुकसान, देश को पूरी तरह से बचा कर रखने वाली, बाहरी ताकतों से, बाहरी हमलों से बचा कर रखने वाली हमारी जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, उन सब के स्ट्रक्चर में ये जो बदलाव होना है वो किस तरीके से होगा, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, इन सब मसलों पर बात करने के लिए आज ब्रिगेडियर प्रोफेसर विजय सागर धीमान हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल VR1 में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। सर, सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों अलग अलग तरीके से ऑपरेट करती है। कहीं पर भी युद्ध होता है, सब कुछ अलग अलग तरीके से होता है। अब इनको यूनिफाई करने की बात हो रही है, पूरी तरह से थिएटर कमांड सिस्टम में डालने की बात हो रही है। सबसे पहला सवाल, क्या इसका फ़ायदा होगा या नुकसान? आपकी नज़र में क्या इसका होना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ज़रूरी क्यों है। अभी तक अपने आर्मी चीफ के नीचे काम करती थी, एयरफोर्स एयर चीफ के नीचे काम करते थे, नेवी नेवल चीफ के नीचे काम करती थी। अभी मान लीजिए, जैसे हम एग्जांपल करें, अगर आप बात करें कारगिल युद्ध की, अब कारगिल में है तो ये ज़मीनी लड़ाई, परंतु एयरफोर्स की भी भूमिका उतनी ही ज़्यादा है। और शायद अभी अगर आप ईस्टर्न लद्दाख की बात करें, यहाँ तो हमारे नेवी के कमांडोज भी थे, क्योंकि बहुत सारी लेक्स हैं वहाँ पे। तो ये तीनों अंगों के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एसेट्स हैं, उन सबको लगाने की ज़रूरत थी। अगर ये एसेट्स डिफरेंट कमांडर्स के अंडर हों, तो उनको जो करना है, करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात ये है कि वो उनको यानी कि पूछना पड़ेगा पहले कि हम इसको एम्प्लॉय करें ना करें। और युद्ध में जो है स्पीड ऑफ डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर उसके लिए यू हैव टू ओवरलुक टुवर्ड्स समबडी एल्स कि भाई ये एसेट मुझे चाहिए, वो मिले ना मिले, इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा, वो सब चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। इसलिए ये वर्ल्ड ओवर ये सोच है कि सारे के सारे एसेट्स को एक ही कमांडर के अंदर आप ग्रुप कर दीजिए और उनको एक जोग्राफिकल एरिया दे दीजिए जिसको हम कमांड एरिया कहते हैं, और वो उस इलाके के अंदर जो भी युद्ध हो वहाँ उसके पास सारे के सारे एसेट्स हों। अभी जैसे आज की डेट में हमारी एयरफोर्स की 7 कमांड्स हैं, आर्मी की 7 कमांड्स हैं, नेवी की 3 कमांड्स हैं। तो ये 7 और 7 14 और 3 17 अलग अलग कमांडर्स अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब ये लड़ाई लड़ेंगे तो इनकी वो सिनर्जी नहीं आएगी, उस जो समय की दूरी होगी, देर होगी, उससे काफ़ी सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो उसके लिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए थी। परंतु ये जो हमारा प्रोजेक्ट था, इसकी जो इनिशिएशन हुई थी 20 साल पहले हुई थी, परंतु आज तक ये आम सहमति आ नहीं पाई। और इसमें सबसे बड़ी जो आम सहमति नहीं आने का कारण था वो थी एयरफोर्स की रिजर्वेशंस। अब एयरफोर्स जो अपने ऑब्जेक्शंस दे रही हैं वो भी सही हैं। जो उनके प्रिंसिपल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एयरफोर्स है वो है उनकी मोबिलिटी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो कभी भी किसी जगह पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं और एट विल स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए ये ज़रूरी था कि थिएटर कमांड्स बनाई जाएं और उनके जो क्योंकि और दूसरा, एयरफोर्स के पास जो नंबर्स है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत कम है। और उनका कहना था कि अगर आप थोड़े थोड़े एयरफोर्स के एसेट्स को कमांड्स में फिल्टर वे कर दोगे तो हमारी जो सिनर्जी होनी चाहिए थी, जो हमारा पंच होना चाहिए था, वो चला जाएगा। सर, 34 से ज़्यादा देशों में आज ये प्रणाली अपनाई जा रही है और कई देशों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, चाइना, US इंक्लूडेड। लेकिन भारत में क्या जो असेट्स मिसमैच है सभी तीनों आर्मी फॉर्म्स में, क्या उसके बाद ये होना संभव है? इम्प्लीमेंटेशन कितना बड़ा इशू है इसका? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन में मैंने आपको पहले बताया कि कुछ एयरफोर्स की रिजर्वेशंस थी, ऑब्जेक्शंस थी जो जेन्युइन है, परंतु कुछ चीज़ें टफ वॉर जिसको हम कहते हैं, या फिर एक जो पर्सनल फीफ्डम है उसका भी फैक्टर अंदर आ जाता है। अभी देखिए, अगर अमेरिका में आज ये थिएटर कमांड्स बनी हुई हैं तो ये भी कोई इतनी आसानी से नहीं बनी।
वहाँ पे भी उनको गवर्नमेंट को अपनी सेनेट के अंदर एक एक्ट पास करना पड़ा था, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड वाटर निकलसन एक्ट, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो उस एक्ट के पास होने के बाद इट वाज फोर्स्ड डाउन ऑन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ ऑल द 3 or 4 सर्विसेज दैट अमेरिका हैज़। तो वही चीज़ है शायद इंडिया में भी होने जा रही है। अब मेरा ये कहना है कि जो एयरफोर्स की जो जेन्युइन ऑब्जेक्शंस हैं, जो इनकी जेन्युइन रिजर्वेशंस हैं, वी शुड बी एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दोस। जैसे हम इवन इंडियन आर्टिलरी को अगर हम आर्मी के अंदर देखें तो आर्टिलरी भी हमेशा कम पड़ती है। तो आर्टिलरी में हमारा कुछ सिस्टम है, टेक्निकल सिस्टम्स हैं, इन सपोर्ट, इनडायरेक्ट सपोर्ट, इन सपोर्ट एक्सेट्रा, ऐसे कुछ हमने बनाए हुए हैं, कुछ रूल्स बनाए हुए हैं ताकि जो आर्टिलरी की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एक पंच की तरह हो। तो उसी तरह से हम एयरफोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। पर एयरफोर्स में लोग बोलते हैं डोंट थिंक दैट वी आर एयर आर्टिलरी, वी आर अ मच मोर फोर्स। यस, एयरफोर्स इज अ मच मोर फोर्स। 71 की लड़ाई में अगर आपको याद हो, एयरफोर्स ने जो पहला ऑपरेशन किया था कराची में, जैसे लड़ाई शुरू हुई उनके सारी की सारी ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी थी। एंड दैट वाज अ मेजर फैक्टर इन विनिंग 71 वॉर फॉर इंडिया, बिकॉज पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए फ्यूल था ही नहीं, वो अपने जो सिस्टम्स हैं उनके ऑपरेट करने के लिए फ्यूल था ही नहीं। दैट वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। तो इसलिए जो एयरफोर्स की रिजर्वेशन जेन्युइन है। बट देन मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हमने अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का अपॉइंटमेंट कर दिया है, नाउ लेट्स स्टार्ट लुकिंग फॉर वेज एंड मीन्स टू एड्रेस द रिजर्वेशंस ऑफ द एयरफोर्स एंड उनको भी अकोमोडेट करें और बाकियों को भी अकोमोडेट करें। उसके लिए अगर शायद हमें भी इंडियन पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास करना पड़ेगा फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमांड्स, सो बी इट। सर, सबसे बड़ा सवाल ये भी उत्पन्न हो रहा है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज थे, 20 साल तक आज तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, अगर एयरफोर्स के अपने रिजर्वेशंस थे, तो फिर भारत में जो स्पेशल फोर्सेस कमांड है या जो अंडमान कमांड है, जो आज भी इसी थिएटर कमांड बेसिस पर ही चल रही है, वो किस तरीके से चल रही है? और अगर ये रिजर्वेशंस थे तो क्या इसमें वो रिजर्वेशंस नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो ये जब रीऑर्गेनाइजेशन की बात होती थी, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी पॉलिटिकल विल कमज़ोर थी। अब मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं देना चाहता, बट मैं जनरल जो हमारा सिस्टम था, और अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उस गवर्नमेंट में थोड़ा सा रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनको जो पाकिस्तान की थ्रेट है या चाइना की थ्रेट है वो उनको रियल नज़र आती है, तो इसलिए वो कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले भी जो था, जैसे आपने नाम लिया स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए, अभी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे, फिर हमारे पास ICBMs आ रही हैं जो पृथ्वी से लेके अग्नि से लेकर के जो हमारे पास आ रही हैं, तो उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए हमने एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड बना दी, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों लोगों के लोग थे। उसके बाद हमारे पास एंडोमेन में जो था, अब एंडोमेन निकोबार में हमारा एक नेवल स्टेशन होता था, परंतु जैसे ही इंडियन ओशन की जो इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ी, यहाँ का जो मैरीटाइम रूट्स थे, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, उनकी सिक्योरिटी की बात बढ़ी, तो हमने अंडमान निकोबार कमांड बनाई। परंतु इनिशियली जब शुरू में बनी थी तो तब बहुत ही एक हॉच-पॉच था, एयरफोर्स थी नहीं, या एयरफोर्स रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, या आर्मी के एलिमेंट्स बहुत कम थे उनके पास, तो नेवी वाले बेचारे अलग से बैठे रहते थे। परंतु अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें एक्सपीरियंस हो गया है, हमारी अंडमान निकोबार कमांड मैच्योर हो चुकी है, हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड मैच्योर हो चुकी हैं, और अभी इमीडिएटली हमारी एयर डिफेंस कमांड जो एयरफोर्स के अंडर रहेगी वो बनने को तैयार है। हमारी इंडियन मैरीटाइम कमांड जो हमने सोचा है, नेवी का पोर्शन है जो नेवी की वॉर लड़ेगी इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में और आपके बे ऑफ बंगाल में, वो तैयार है। उसके साथ में अभी जो हमने चाइना का लास्ट ईयर हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो चाइनीज़ के लिए जो चाइना सेंट्रिक आर्मी कमांड होगी वो तैयार है, उसका खाका तैयार है। उसी तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक खाका तैयार है। फिर उसके अलावा जो हमारी इंसर्जेंसी J&K में चल रही है, उसके लिए भी एक मिनी कमांड बनाने की बात चल रही है। तो इस तरीके से जो हमारी रीऑर्गेनाइजेशन, इट माइट टेक अबाउट 2-3 years टू फ्रैक्टिफाई। अभी तक के जो टाइमलाइंस दी गई हैं, उन्होंने बोला 15 अगस्त को शायद प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे, एंड विद इन 1 year दे विल बी अंडर सम केयर टेकर आर्मी कमांडर, चाहे वो आर्मी के हैं, नेवी के हैं या एयरफोर्स के हैं। और उसके बाद जो एक्चुअल उन्होंने अपॉइंट किया 1 year के बाद, उनको बोलेंगे कि आप अभी आप आ जाइए, कुछ कमांड जो हमने नेवी के अंडर देनी है वो ले लेंगे, एयरफोर्स के अंदर देनी है वो ले लेंगे, आर्मी के अंडर देनी है वो ले लेंगे। उसके बाद वो जो एक्चुअल कमांडर आएंगे उनको 1 साल का समय दिया जाएगा कि आप अपने ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन्स या दूसरी तीसरी जो कोऑर्डिनेशंस हैं उन सबको इन प्लेस करके आप ऑपरेशनली रेडी हो जाइए, फिट फॉर वॉर अपने आप को डिक्लेयर कीजिए।
तो अभी तक ये बताया जा रहा है कि शायद ये हमारा टाइम प्लान रहेगा, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस एक्चुअली। एक और बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है जिस पर भी बात होना बहुत ज़रूरी है, देश का एक बहुत बड़ा बजट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर लगता है। क्या इस स्ट्रक्चर के बदलने के बाद इस बजट के जो खर्चा होता है उसमें भी कुछ किसी किस्म का ऑप्टिमाइजेशन आएगा या कुछ उसके लिए भी फायदेमंद चीज़ होगी? देखिए, जो आपने अपने डिफेंस बजट की बात करी, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन गोज फॉर पेंशंस एंड पेज एंड पेंशंस, तो इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इसमें सिविलियंस की पेंशंस को बाहर निकाल सकते हैं। वर्ल्ड ओवर पेंशन अकाउंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द डिफेंस बजट, एटलीस्ट वो निकल सकता है, ताकि हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन करके नए नए वेपन्स खरीदने के लिए ज़्यादा हमारे पास पैसे हों। अब ये ग्राउंड पे कैसे होगा, जो मेरी समझ में आती है, देयर समथिंग कॉल्ड इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। हमारा जो ये ब्रिगेड्स डिवीजन का सिस्टम है, इसको हम निकाल देंगे और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाएंगे ज्योग्राफिकल एरिया वाइज। एक पर्टिकुलर जो टेरेन है उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ पे हमको लड़ने के लिए क्या क्या साधन चाहिए, वो सारे उठा के एक IBG कमांडर के नीचे डाल दिए जाएंगे। फिर इन IBGs को सारा कलेक्ट करके बी ए थिएटर कमांडर। तो ये एक डिफेंस बजट में उससे वो फ़ायदा हो जाएगा। फिर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, हमारे DRDO ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम किया, मीन्स काम पहले भी कर रहे थे, परंतु उस काम को जो स्पीड दी है, जो इन्होंने प्रोटोटाइप्स तैयार किए हैं, चाहे वो LCA है, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे वो आर्टिलरी गन्स हैं, चाहे वो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं, चाहे वो नेवी के टॉर्पेडोज हैं, या चाहे वो ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, ICBMs हैं, जो भी है, बहुत ड्रोन्स हैं, बहुत कुछ बनाया है। तो हमें जो R&D का जो पोर्शन है वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उस तरीके से डिफेंस बजट की थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो इस वक्त थ्रेट्स हैं, चाइना रियल है, पाकिस्तान रियल है, 2 वॉर फ्रंट लोग बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ 2 and a half। हाफ फ्रंट इज योर इंसर्जेंसी एंड अदर हाफ इज चाइना की जो स्ट्रेटजी है, जो सुन त्सू के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने बोला कि लड़ाई लड़नी है बिना लड़े हुए, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जाना है, साइबर वॉरफेयर में जाना है, स्पेस वॉरफेयर में जाना है और सबवर्जन वॉरफेयर में जाना है। जैसे हमारे लेफ्टिस्ट हैं, कुछ हमारे लेफ्टियंस दिल्ली के लोग हैं, हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, लाइक लेट्स से बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर चाइनीज सिंपथाइजर्स हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी में चाइनीज सिंपथाइजर्स हैं, पॉलिटिशियन हमारे चाइनीज सिंपथाइजर्स हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी में तो ये 2008 में जब वो बीजिंग ओलंपिक्स के लिए गए थे, वो तो एक पैक्ट करके आए थे, आज तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि वो क्या पैक्ट था बिटवीन CCP ऑफ चाइना एंड कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से चाइना की जो ओवर होलिस्टिक तरीका है उसका लड़ाई लड़ने का, वो एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। दैट इज नॉट कि आप सामने सामने लड़ लीजिए, वो चाइना को पता है वो लड़ नहीं सकते, चाहे उनके पास नंबर्स हैं, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर है। पर अभी देखिए गलवान में क्या हुआ, चाइनीज़ आज तक उन्होंने अपने नंबर्स डिस्क्लोज नहीं करे कितने लोग मरे, क्योंकि उनको पता था उनके लोग तैयार नहीं हैं, उनकी जो कंस्क्रिप्शन आर्मी है वो वहाँ पे रहने के लिए रेडी नहीं है। तो अभी उन्होंने तिब्बतन्स लोगों को लेकर एक यूनिट बनाई है। तो लेट्स सी वो तिब्बतन्स जिनको वो ऑपरेशन कर रहे हैं, वो कितने वो ऑपरेस हो चुके हैं या क्या है, लेट्स सी हाउ डू दे सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्ड, वो कैसे आगे चाइना की फौज में आगे इंडिया से लड़ते हैं, दैट टाइम विल टेल। बट एट द ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इट्स एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जो नॉन मिलिट्री वॉरफेयर है, जो लड़ने की ज़रूरत है उसकी भी तैयारी करने की पूरी ज़रूरत है, और डिफेंस बजट शुड केटर फॉर ऑल दिस थिंग्स। आपने सर बताया कि DRDO ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे हथियार बने हैं, बहुत सारे ड्रोन्स बने हैं, लेकिन जब भी युद्ध होता है या युद्ध की सुगबुगाहट होती है या सिर्फ बात होती है, तब एक ही चीज़ सामने आती है कि हम अपडेटेड नहीं हैं हमारे हथियारों में। अभी जितना चाइना अपडेटेड है या US अपडेटेड है, हम उतने अपडेटेड नहीं हैं, हमें और हथियारों की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है। क्या इस स्ट्रक्चर से वो रिसोर्सेज की कमी पूरी की जा सकती है या उस कमी में थोड़ी कमी आएगी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपका ये सवाल शायद ठीक नहीं है, 100% ठीक नहीं है, पार्शली इट इज़ करेक्ट। कमी है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारी आर्म फोर्सेस प्रायोरिटी नहीं है। ये ओनली तब होता है जब लड़ाई लगती है पाकिस्तान से, या अभी चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या छोटी छोटी बॉर्डर्स कमिशंस होती हैं, तब हम जगते हैं और स्टडी ग्रुप्स बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, वो रिकमेंडेशन फिर वो धूल खाती हैं किसी ऑफिस की फाइल अलमारी के अंदर, तो उसको हम एक्ट नहीं करते। अभी जैसे ही लास्ट ईयर ईस्टर्न लद्दाख शुरू हुआ,
तो क्या हुआ वहाँ पे, $2 बिलियन की इमरजेंसी परचेजेस इंडियन आर्मी ने की। $2 बिलियन क्या करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे में कोई कमी है तो कमांडर्स ऑन ग्राउंड आर अवेयर ऑफ दैट, ये कमी है। तो जैसे ही चाइना ने अटैक किया या जो भी किया, उसमें इमीडिएटली उन्होंने बोला कि हमें ये चीज़ें चाहिए, अपनी लिस्ट रेडी है। तो वो प्रायोरिटी के हिसाब से गवर्नमेंट को देखना है कि लोगों की गरीबी दूर करनी है, उनको खाना देना है, एजुकेशन देनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना है, या आर्म फोर्सेस को तैयार करना है। अब ये एक कैट एंड माउस गेम है, और गवर्नमेंट के लिए या किसी भी देश के लिए ये एक बहुत ही चेस गेम है कि आप किसको पहले करिए। तो हम करते हैं उस वक्त। तो मगर मेरा ये मानना है कि हमारा 1.65% जो बजट है जीडीपी का, 1.65% दैट इज अ डिफेंस बजट। ये बाकी देशों के मुकाबले में कहीं कम है, कहीं कम है। फिजिकल नंबर्स में ज़्यादा हो सकता है, पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट 20%, चाइना भी मेरे ख्याल में कोई 8-9% के आसपास है, अमेरिका की फिगर भी आती, और आपकी 1.59% है। क्या करोगे इसको। हमारा देश में जब से ये बात उठी है कि अब गवर्नमेंट पूरी तरह से सुदृढ़ है कि इसको करना ही है और ये सेंट्रल कमांड होगा ही, थिएटर कमांड होगा ही, तब से सुगबुगाहट और कई चर्चाओं में ये बात आ रही है कि अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की सारी पावर्स और सारी कमांड किसी एक जने के हाथ में आ जाएगी, तो फिर जिस तरह से कुछ देशों में होता आया है कि पावर कहीं खतरे में आ जाती है, क्या जो प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है उस पर आर्मी की पावर ऊपर चली जाती है, कई जगह पर ऐसा होता है, पाकिस्तान कई बार ऐसा देखता है, क्या वो होना उसके बाद उसका खतरा बढ़ जाएगा? देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है और हमारी जो आर्म फोर्सेस की जो मेंटालिटी है, ये इस चीज़ को कभी लैंड करने नहीं देती। हमारे यहाँ अगर हम अपने थिएटर कमांडर या अपने कमांडर के प्रति लॉयल हैं, उसकी हर बात मानेंगे, अपनी जान देने को तैयार है, परंतु हमें ये भी सिखाया जाता है कि कोई गलत ऑर्डर है तो उसको नहीं लेना है। अब गलत ऑर्डर को रिड्रेस करने का तरीका है, वो सिस्टम में इनबिल्ट है कि अगर मान लो मेरे कमांडर ने मुझे गलत ऑर्डर दिया है तो मुझे रिड्रेसल कैसे करना है। तो ये कहना कि ये एक किस्म का कू हो जाएगा या ऐसा, ये बातें 50s में करी जाती थी नेहरू जी के ज़माने में, जो उस वक्त भी वैलिड नहीं थी। आज तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है। आपने जनरल वीके सिंह के टाइम पे एक कोई टीएसजी की कंट्रोवर्सी देखी थी, आपको पता चल गया क्या हुआ, नथिंग हैपेंड, इट्स नॉट पॉसिबल। ये कहना कि जनरल वीके सिंह कू करा रहे थे अंबाला से कोई यूनिट्स मूव करके दिल्ली में, ये बेकार है। दिल्ली में बहुत यूनिट्स हैं, अगर कुछ करना हो तो वैसे भी हो सकता है, परंतु ये हमारी फितरत में नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी दुनिया की एक एकेडमी है जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को इकट्ठे ट्रेन किया जाता है। वहाँ की इनिशियल ट्रेनिंग के बाद फिर हम स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए अपनी अपनी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले, आर्मी वाले। तो वो इकट्ठे जो ट्रेनिंग होती है उसका नतीजा देखिए आज क्या है। आज आपके आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ सारे के सारे एक ही कोर्स, एक ही बैच के हैं। और एनडीए में जब आप एक बैच के होते हैं ना, जॉइंट मैन चेक, वो तब आती है आप अपने कोर्समेट के लिए। 350 लोग होते हैं एनडीए में जो आपके कोर्समेट्स होते हैं। आप, मैं बता रहा हूँ, आप एक बंदे को अच्छी तरह जानते भी नहीं, पर आप उसके लिए जान भी दे सकते हो क्योंकि वो आपका कोर्समेट है। अब ये 56 एनडीए कोर्स के तीनों चीफ्स हैं, मैं 60th का हूँ, तो अपने कोर्स के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। तो वो इसलिए ये बोलना कि भाई ये कहीं पे कू हो सकता है या एक ही पावर दे दी जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे थिएटर कमांडर्स विल रिपोर्ट टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, and chief of defense staff should report directly to prime minister and defense minister and no other bureaucrat. I hope ऐसा हो। अगर ऐसा होगा तो फिर समझ लीजिए कि हमारी जो देश की सुरक्षा है वो बिल्कुल सही हाथों में है और टाइमली और करेक्ट डिसीजन लिए जाएंगे। ऑफ कोर्स बाकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे, बाकी और एडवाइजर्स होंगे, सब ऑन बोर्ड होंगे, परंतु चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, वो चैनल ऑफ कमांड जो है वो क्लियर रहना चाहिए ताकि डिसीजन लेने में विलंब ना हो। इस चर्चा में सर आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि अभी तक पिछले 20 सालों से लिंगर ऑन होता जा रहा था कि ऐसा करेंगे, तब होगा, अब होगा, और अब जाकर गवर्नमेंट एकदम सुदृढ़ हो चुकी है कि अब ये करना ही है। क्या इसकी एक वजह ये भी है कि चाइना से जो खतरा है वो अब सर चढ़ कर बोलने लगा है, या अब गवर्नमेंट को लगता है कि अब आने वाले कुछ वक्त में कुछ होने ही वाला है, इसलिए हमें इट्स द हाई टाइम? ये एब्सोल्युटली राइट। देखिए, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। चाइना खतरा पहले इस तरीके से बाहर नहीं आया था। ये चाइना ने जब कोविड फैलाया है और साउथ चाइना सी में जो अपनी गलतियां की हैं या
इंडियन ओशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया है और वहाँ लोगों को सबवर्ट करना शुरू कर दिया है, तो ये एक नई थ्रेट इमर्ज हुई है। अब इसके लिए हमें भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इन अ डिफरेंट मैनर। तो उसके लिए हमने ये थिएटर कमांड्स बनाना अभी हमारे लिए एक बहुत ही प्रायोरिटी बन गई है और ज़रूरी चीज़ है, एक किस्म की मजबूरी बन गई है जो जल्दी करना है। परंतु आपको जैसे पता है कि हर चेंज में वहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस होती है, बहुत लोग रेजिस्ट करते हैं, तो वो रेजिस्टेंस आएंगी, अपने अपने विचार, अपने अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अपनी एप्रीहेंशंस बताएंगे सारे। और मुझे लगता है कि जो आज जो हमारा कमांड स्ट्रक्चर, जो हमारी कमेटी काम कर रही है, वो सबके इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगी, सबकी सेटिस्फैक्शन आएगी। बिकॉज अल्टीमेट इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्शन कि मेरी फिफ्टन कायम रहे या मेरी कमांड कायम रहे। अल्टीमेटली है कि हमने जो लड़ना है, लड़ने में हमारे युद्ध का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमने कैसे लेना है। अगर सब, और हमारे यहाँ सब वैसे ही सोचते हैं, थोड़ा बहुत एबरेशंस हो सकती हैं, बट ओवरऑल वैसे ही सोचते हैं। और जो भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत की प्रभुता के लिए जो आर्म फोर्सेस को करना चाहिए वो किया जाएगा। क्या ये कहना ठीक होगा कि सबसे पहले 370 हटाया, फिर जीएसटी लाए, फिर 3 तलाक हटाया, इन सब चीज़ों के बाद अब ये सिस्टम भी अगर ये सरकार लागू कर देती है तो ये फेदर इन द कैप होगा, ये एक और बड़ी अचीवमेंट होगी सरकार की? देखिए, मैं जैसे आपने ये पहले जो उदाहरण दिए हैं वो भी सब रेफॉर्मेशंस थी, ट्रांसफॉर्मेशंस थी, वो भी किसी अच्छे भले के लिए, गुड के लिए थी, वहाँ पे भी ऑब्जेक्शंस थी, इसमें भी वैसा होगा। अब ये अगर ये वाला सिस्टम हो जाता है तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूँ नहीं कि मैं आपसे 370 की या ट्रिपल तलाक की या राम मंदिर की बात करूँ। मैं तो एज एन आर्मी ऑफिसर, एज एन आर्मी मैन, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन, रेफॉर्मेशन हो जाएगी तो ये जो जीत का सेहरा है या फेदर इन द कैप, ये किसी एक आदमी के नहीं जाएगा, ये पूरे देश के सिर पे ताज लगेगा, पूरे देश के लिए अच्छा। तो बदलाव की बयार में अब हिंदुस्तान पूरी तरह से आ रहा है और एक के बाद एक जो बदलाव हो रहे हैं उसमें ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कि अब पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब एक ही कमांड से चलेंगी, ये भी होने वाला है और इससे देश और ज़्यादा मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत।